पुनीत, योगेश, आकृति, पवन, शिव, दीपिका, दिव्या, सुमित, नवीन, आलोक, श्याम, गौरव, सुजीत, मोहित, गौरी, विनीत, अंशुका। अ वेरी गुड आफ्टरनून। वॉइस थोड़ा सा लैग हो रहा है, अभी एक सेकंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे मैंने आपसे कहा था उसका लास्ट, भैया लास्ट है आज। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में हमें देखना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं और हमें आंसर्स कैसे देने हैं डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम एक बार डिसीजन मेकिंग को देख लेते हैं। चलिए, डिसीजन मेकिंग में देखो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनता है, ये इंफॉर्मेशन है, आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो। देखो, डिसीजन मेकिंग का मतलब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों को पता होगा कि जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सबसे पहले ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। भाई जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं हम सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी फॉर्म को भरने से पहले, और हम देखते हैं क्या हम एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, तब हम फॉर्म भरते हैं, तब उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में बस यही हमें करना है। हमें एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, है ना, किसी कंपनी के एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, और हमें ये देखना होगा क्या, और एक पर्सन की डिटेल दी जाएगी हमें, तो हमें ये देखना है कि ये पर्सन का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं। जैसे कि ये डायरेक्शन है, आप इस डायरेक्शन को पढ़ो। फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए ये कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन। अगर कोई व्यक्ति इन पांचों कंडीशन को फॉलो करता है तब उसका ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब आप देखो, मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए 5 कंडीशन दे रखी हैं। अब आप लोगों को ना ये पांचों कंडीशन समझनी पड़ेंगी। तो आप एक काम करो, जल्दी से इन पांचों कंडीशन को पढ़ो फटाफट से। आप जल्दी से इन पांचों कंडीशन को पढ़ो। ये पांचों कंडीशंस क्या हैं, जल्दी से पढ़ो। ये पांचों कंडीशंस क्या हैं? हाँ जी, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन पढ़ो बेटा। हाँ जी, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कम से कम 60%, कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। बी अ ग्रेजुएट एटलीस्ट 60% मार्क्स। कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन में कम से कम भैया 60% मार्क्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए? बी नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 28 ईयर्स एज ऑन 1/1/2010। ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2010 को जो उस बच्चे की उम्र होनी चाहिए वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2010 को। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन है बी रेडी टू पे ₹50,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। तीसरी कंडीशन है कि उसको डिपॉजिट करने होंगे 50,000 रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होंगे 50,000 रुपए। चौथी कंडीशन है हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन। एक बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एक सिलेक्शन एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। पांचवी कंडीशन है हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। पांचवी कंडीशन है कि एक इंटरव्यू होगा उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इंटरव्यू में कितने मार्क्स होने चाहिए? इंटरव्यू में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इंटरव्यू में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी में होगा तो उस बच्चे को ये पांचों कंडीशन पता होनी चाहिए।
उस बच्चे को ये पांचों कंडीशन मतलब क्या करना चाहिए, वो बच्चा इन पांचों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी उसका सिलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनी में हो सकता है, वरना उसका सिलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनी में कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ सब कंडीशंस है। सब कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन है, हमें ये बोला जाएगा कि अगर बच्चे ने ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, चलो देखते हैं वो सब कंडीशन क्या है। देखो ये रहा, ऐसे उम्मीदवार के मामले जिसने उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया है, सिवाय 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 पहली शर्त, सिवाय पहली शर्त, मतलब ऐसा कैंडिडेट जिसने ये पांचों कंडीशन को फॉलो कर रखा है पहली को छोड़कर, यानी कि एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने दूसरी कंडीशन भी, है ना, जो दूसरी के लिए भी एलिजिबल है, तीसरी के लिए भी एलिजिबल है, चौथी के लिए भी, पांचवी के लिए भी, लेकिन वो पहली के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस बच्चे को एक छोटी सी रियायत दी जा रही है। क्या? बट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल। ये कह रहे हैं कि बच्चे ने अगर ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं लिए, कोई बात नहीं, इसकी बजाय उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स होना चाहिए, तो फिर ये जो केस है ना, वो जीएम को भेज दिया जाएगा। ये केस किसको भेज दिया जाएगा? जीएम को भेज दिया जाएगा। अच्छा, ये जो सब कंडीशन है ये किस पे लग रही है? ये तीसरी कंडीशन पे लग रही है। कहने का मतलब है बी रेडी टू पे 50,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली को सेटिस्फाई करेंगे, दूसरी को भी, चौथी को भी, पांचवी को भी, लेकिन वो 50,000 रुपए का बॉन्ड नहीं दे सकते। तो जो बच्चे 50,000 रुपए का बॉन्ड नहीं दे सकते उनको क्या करना होगा? इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड फॉर 1 ईयर, द केस इज टू बी रेफर्ड टू ईडी पर्सनल। उन बच्चों को करना होगा कि 1 साल का बॉन्ड साइन कर दे। अगर वो 50,000 रुपए नहीं दे रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो इसके बदले वो 1 साल का बॉन्ड साइन कर दें, तब उनका जो केस है वो ईडी को भेज दिया जाएगा, पर्सनली ईडी को। ठीक है जी। अब एक सोहन अवस्थी है, सोहन अवस्थी की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। अब इस सोहन अवस्थी की इंफॉर्मेशन को पढ़कर ये बताओ कि सोहन अवस्थी इन पांचों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे। पढ़ो सोहन अवस्थी के बारे में क्या लिखा है। ग्रेजुएशन में उसके होने चाहिए 60% मार्क्स। दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी जो उम्र है 1 जनवरी 2010 को 21 और 28 साल के बीच में होनी चाहिए। पहली कंडीशन है ग्रेजुएशन के मार्क्स, दूसरी कंडीशन है उसकी एज, तीसरी कंडीशन है कि वो 50,000 रुपए का बॉन्ड साइन कर दे, चौथी कंडीशन है जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा उसमें कम से कम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 40% मार्क्स। 40% मार्क्स होने चाहिए किसमें, है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर में। और पर्सनल इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में उसके मार्क्स होने चाहिए कम से कम 50%। चलिए, अब आप बेटा सोहन अवस्थी के बारे में पढ़ो। सोहन अवस्थी का जन्म 1987 में हुआ, तो बेटा 2010 को उसकी एज क्या होगी? 1 जनवरी 2010 को उसकी उम्र क्या होगी? सर 2010 में उसकी जो उम्र होगी वो होगी लगभग 23 साल। इसका मतलब दूसरी कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर जाएगा। उन्होंने चयन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षरता में दोनों में 55% मार्क्स प्राप्त किए। पर्सनल इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दोनों में 55% है। इसका मतलब पता है क्या है कि चौथी और पांचवी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वह 50,000 रुपए की जमानत राशि का भुगतान कर सकता है। इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखने हैं उसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है कि नहीं है। अच्छा, उसने ही सिक्योर्ड 68% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 59% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। भैया ग्रेजुएशन में 59% मार्क्स हैं। इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, क्योंकि ग्रेजुएशन में कम से कम क्या होने चाहिए? 60% मार्क्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 60, बट है उसके 59। बट इसकी जगह अगर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65 है, तो भैया पोस्ट ग्रेजुएशन में 68% है। इसका मतलब ये जो केस है ये किसको रेफर कर दिया जाएगा? ये केस जीएम को रेफर कर दिया जाएगा। इफ द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस बच्चे का जो केस है ना, सोहन अवस्थी का केस, ये जीएम को पर्सनली भेज दिया जाएगा। किसको भेज दिया जाएगा? जीएम को भेज दिया जाएगा। चलिए अब आप बताओ अनुज सोरेन के बारे में आपका क्या कहना है? पहली कंडीशन है उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स, दूसरी कंडीशन है उसकी एज, तीसरी कंडीशन है कि वो 50,000 रुपए का बॉन्ड साइन कर दे, चौथी कंडीशन है कि उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में 40% मार्क्स आ जाएं, पांचवी कंडीशन है कि पर्सनल इंटरव्यू में उसके 50% मार्क्स आ जाएं। ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आप बताओ अनुज के बारे में आपका क्या कहना है? अनुज को कहाँ भेजोगे? जीएम के पास भेजोगे अनुज को, या ईडी के पास भेजोगे अनुज को, या अनुज का सिलेक्शन कर दोगे, या अनुज का सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, या फिर आंकड़े अधूरे हैं, या फिर आंकड़े अधूरे हैं, ये बताओ। उसकी 2010 को जो, तो मेरे दोस्त मेरे भाई अनुज जो है, अनुज अनुज सोरेन का जन्म 1984, तो जो उसकी 2010 को जो उम्र होगी लगभग 26 साल होगी, तो 21 से 28 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी कि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है ना। उसने ग्रेजुएशन में 58% मार्क्स प्राप्त किए और 63% मार्क्स उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में किए, यानी कि पहली कंडीशन किसी भी कीमत पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। इसके जो बदले में ग्रेजुएशन में अगर उसके 60% नहीं है तो इसके बदले उसके 65% मार्क्स आने चाहिए पीजी में, लेकिन उसके पीजी में भी 65% मार्क्स नहीं है, यानी कि किसी भी कीमत पर अनुज का सिलेक्शन नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पर अनुज का सिलेक्शन नहीं हो सकता इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सेलेक्टेड, किसी भी कंडीशन में उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, सीमा के बारे में आपका क्या कहना है? पहली कंडीशन है उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स, दूसरी कंडीशन है उसकी एज, तीसरी कंडीशन है 50,000 रुपए का बॉन्ड, चौथी जो रिटन एग्जाम में उसमें 40% मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू में 50% मार्क्स। ये पांचों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सीमा विश्वास का जन्म 1985, 1985 से 2010 लगभग 25 साल, यानी कि एज तो क्वालिफाई हो गई, 21 से 28 साल के बीच में है। ठीक है जी। उसने ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स प्राप्त किए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 70% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। शी इज रेडी टू पे 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। शी हैज ऑल्सो सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन, चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। लेकिन यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, पर्सनल इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले, इसका जिक्र ही नहीं हो रहा, इसका जिक्र ही नहीं हो रहा। इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन, इसका मतलब यह है कि आंकड़े अधूरे हैं, डाटा अपर्याप्त है। इसका मतलब क्या है? कि आंकड़े अधूरे हैं। भाई आंकड़े अधूरे हैं, डाटा पर्याप्त है। ठीक है बाबू। हाँ जी, आंकड़े अधूरे हैं, डाटा अपर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अभिनव घोषाल के बारे में आपको क्या कहना है? पहली कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में उसके 60% मार्क्स होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है उसकी एज होनी चाहिए 21 से 28 साल 2010 को, तीसरी कंडीशन है कि 50,000 रुपए का बॉन्ड दे दे, चौथी कंडीशन है कि सिलेक्शन एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स हो, पांचवी कंडीशन है कि पर्सनल इंटरव्यू में 50% मार्क्स होने चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू में 50% मार्क्स होने चाहिए। देखो अभिनव घोषाल है सिक्योर्ड 52% मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू, 52% मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू, इंटरव्यू में कितने परसेंट मार्क्स हैं? 52%, तो पांचवी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन, चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ही कैन पे 25,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अल्टरनेटिवली ही कैन साइन अ बॉन्ड 1 ईयर, देखो 1 साल का बॉन्ड साइन कर सकता है इसकी जगह, तो वो करने को राजी है, तो इसकी सब कंडीशन सेटिस्फाई है। ही वॉज बोर्न ऑन 1984, यानी कि 26 साल 2010 को, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। 63% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, इसका मतलब पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो भाई साहब, जो बच्चा 50,000 बॉन्ड रुपए देने की जगह बॉन्ड साइन करने को तैयार है, तो वो केस किसको रेफर कर दिया जाएगा? इफ द केस इज टू बी रेफर टू ईडी पर्सनल, तो ये जो केस है ये किसको रेफर करना है? हमें ईडी को रेफर करना है। किसको रेफर करना है? ईडी को रेफर करना है। चलिए, नमिता के बारे में आपका क्या कहना है? पहली कंडीशन है ग्रेजुएशन, दूसरी कंडीशन है एज, तीसरी कंडीशन है 50,000 रुपए का बॉन्ड, चौथी कंडीशन है सिलेक्शन में, और पांचवी कंडीशन है इंटरव्यू में मार्क्स। अब आप बताओ। नमिता जायसवाल है सिक्योर 62% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। भैया ग्रेजुएशन में 62% मार्क्स है। अगर ग्रेजुएशन में 62% मार्क्स हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। 52% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, 52% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, पांचवी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। सी वाज बोर्न ऑन 1983, लगभग 27 साल की 2010 में, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। सी इज रेडी टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000, भैया 50,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे सकती है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। हैज सिक्योर्ड 46% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में 46% मार्क्स, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर होगा इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन नमिता, है मिठाई बांट दो भैया, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में। आपका सिलेक्शन हो चुका है एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में। चलिए, अब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो अलग है, अब हमारी कंडीशंस अलग है, अब हमारी इंफॉर्मेशन अलग है, और ये इंफॉर्मेशन अलग है, ये अलग कंडीशंस है, ये अलग क्वेश्चन है। अब आप इन कंडीशंस को खुद पढ़ो और खुद समझो। अब मैं आप लोगों को कंडीशन समझाऊंगा नहीं, ये किसी और जॉब की कंडीशन है। पहली कंडीशन पढ़ो, 1 मार्च 2009 को कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन पढ़ो, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन पढ़ो, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन डिप्लोमा इन मार्केटिंग, भैया 60% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएट में, डिग्री डिप्लोमा में। कितने? 60% मार्क्स। है पोस्ट क्वालिफाई, है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, भैया 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन में। हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। In the case of the candidate who satisfy all other condition except, अब देखो कुछ सब कंडीशंस दी होंगी, उन सब कंडीशंस को पढ़ो। कुछ ऐसे उम्मीदवार, कुछ ऐसे उम्मीदवार के मामले जो अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं सिवाय, सिवाय किसके? सिवाय इसके, सिवाय इसके, सिवाय चौथी के। कुछ ऐसे उम्मीदवार जो सभी शर्तों को पूरा करते हैं सिवाय चौथी के, सिवाय चौथी, अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं सिवाय चौथी। चौथी शर्त क्या थी? कि मतलब उसको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस की जगह, मतलब उसको व्यक्ति को अगर 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इसकी जगह उसको क्या हो, बट हैज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 year। भैया उसे 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसे कम से कम अगर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज ए डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम मार्केटिंग।
तो अगर उसको 5 की जगह 2 साल का एक्सपीरियंस है डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर में, तो हम ये जो केस है ना वो जीएम को डायरेक्टली भेज देंगे, हम ये केस जीएम को डायरेक्टली भेज देंगे। अच्छा, एट एट सेकेंड, कुछ ऐसे कैंडिडेट जिसने सभी शर्तों को माना है सिवाय दूसरी के। दूसरी शर्त कौन सी है? हैव सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अगर ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है तो उसकी जगह क्या होना चाहिए? हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, द केस इज टू बी रेफर्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो भैया वाइस प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाएगा अगर इसकी जगह पीजी में 65% मार्क्स हैं। पीजी में कितने हैं? 65% मार्क्स हैं। वैसे पीजी में कितने चाहिए? 60 चाहिए। चलिए साहब, तो अब हमें ये सब पढ़ना है, और जो 1 मार्च 2009 को उसकी उम्र कैलकुलेट करनी है। 1 मार्च 2009 एज से रिलेटेड कुछ था? हाँ, 1 मार्च 2009 को वो कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 30 साल का होना चाहिए, और 30 से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है चलेगा, 30 से ज्यादा कितना भी हो सकता है चलेगा। तो यहाँ पर 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशंस को लिख दो। नवीन मराठे के बारे में आपको क्या कहना है? नवीन मराठे, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन की उसकी जो उम्र है वो कम से कम 30 साल होनी चाहिए 2009 को। दूसरी कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए कम से कम कितने परसेंट? 50 या 55? 55 और 60, 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए 60% मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगला क्या है? 5 साल के बाद एक्सपीरियंस से अगला क्या है कि 45% मार्क्स होने चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में 45% मार्क्स होने चाहिए। अब बताओ नवीन मराठे के बारे में आपका क्या कहना है? नवीन मराठे का क्या करें हम? हाँ जी, नवीन मराठे का क्या करें? बताओ क्या करें नवीन मराठे का? उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है कि नहीं बोलना नवीन मराठे को? हाँ, क्यों भाई? सर, जो नवीन मराठे हैं उनका जन्म 1975 में हुआ था, तो 2009 को जो उनकी आयु है वो 30 क्रॉस कर चुकी है ना। ही हैज सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये दोनों सेटिस्फाई हैं, है ना। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 ईयर इन मार्केटिंग डिवीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्क एक्सपीरियंस भी है उनको। ठीक है, ही हैज सीक्रेट 50% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में 50% मार्क्स। तो भाई साहब कैंडिडेट ने पांचों शर्तों को माना है, तो पांचों शर्तों को माना है। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, तो कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन, आपका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए, दिव्या के बारे में आपका क्या कहना है? दिव्या के बारे में आपका क्या कहना है? पहली कंडीशन एज, दूसरी कंडीशन ग्रेजुएशन के मार्क्स, तीसरी कंडीशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, चौथी कंडीशन चौथी कंडीशन क्या है भाई साहब? एज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन था वर्क एक्सपीरियंस। पांचवी कंडीशन था सिलेक्शन प्रोसेस में मार्क्स। सिलेक्शन प्रोसेस में 40% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। नहीं, 45% है। 45, 45। Divya has been working for the past 5 years in marketing division in organization after completing her post-graduation diploma in marketing with 65% marks. ये भी है, ये भी है। एक सेकंड, एक सेकंड। पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है। सी एस सिक्योर 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। बेटा ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है, तो ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स ही चाहिए। 50% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के मार्क्स आ गए। सी वास 1979। 1979 का मतलब क्या है कि उसकी जो उम्र है वो 21 और 9 30 साल। अच्छा, 1 जनवरी
1 जनवरी, 1 मार्च, 1 मार्च 2009 को। और यहां पर दे रखी है 1979। और अप्रैल, अप्रैल कौन सा महीना होता है? चौथा। और ये हो गया 2। तो भैया एक में से दो तो माइनस कर नहीं सकते, तो 11 में से 2 को माइनस करें, वो सॉरी, यहां से एक महीना उधार लेंगे, मार्च, 31 और 1 32, 32 में से 2 माइनस हुआ 30, 30 दिन। यहाँ बचे 2 महीने, यहाँ से 12 और 2 14, 14 में से 4 हुए 10 महीने। ये कैलेंडर चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। 2008, 8 में से 79 माइनस करो बेटा, तो 18 माइनस का 9, 9, और 9 माइनस का 7, 2, तो ये 29 ईयर्स। तो बेटा कम से कम, आज मेरा एसएससी जीडी का पेपर था, 20 आउट ऑफ 20 करके आया सर। एक क्वेश्चन में सस्पेक्ट था बस, बाकी सब आपका पढ़ाया हुआ आया था। हाँ जी। तो भाई साहब, जो उसकी उम्र है, जो उसकी उम्र है वो 30 साल की नहीं है बेटा। वो जो बच्चा है ना, वो 30 साल का पता है कब होता? वो 30 साल का होता अगर वो मार्च में पैदा हो जाता, लेकिन वो अप्रैल में पैदा हुआ है ना, 1 महीने बाद। तो वो अभी 30 साल का नहीं हुआ है। तो जब 30 साल का नहीं हुआ है तो उम्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। बताओ सुरेश मेहता के बारे में आपका क्या कहना है? पहली कंडीशन है सुरेश मेहता की, पहली कंडीशन क्या है कि उनकी उम्र कम से कम 30 होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में कम से कम मार्क्स होने चाहिए 55, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम होने चाहिए उसके मार्क्स हैं 60, 60, वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, और सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम होने चाहिए 45% मार्क्स। ठीक है जी। हाँ जी। तो सुरेश मेहता हैज सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में 58% मार्क्स हैं। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई है। 1975, 25 और 10 35, कम से कम 30 साल का है व्यक्ति। हैज 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी की दो की कहानी ही नहीं पता हमें, बाकी की दो की कहानी ही नहीं पता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इफ द डेटा आर इनएडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन, यदि डेटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि हमें बाकी की कहानी नहीं पता सुरेश के बारे में, तो भैया हम निर्णय ले किस बेसिस पे लें जब बाकी कुछ हमें पता ही थी? तो हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, हम निर्णय ले ही नहीं सकते। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, वरुण मल्होत्रा के बारे में आपका क्या कहना है? पहली कंडीशन है एज, दूसरी कंडीशन है ग्रेजुएशन के मार्क्स, तीसरी कंडीशन है पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, चौथी कंडीशन है वर्क एक्सपीरियंस, पांचवी कंडीशन है सिलेक्शन प्रोसेस के मार्क्स, सिलेक्शन प्रोसेस के मार्क्स। नीचे दिया है, नीचे देखो, नीचे नीचे क्या देखो? अच्छा, ये हमने जल्दबाजी कर दी बेटा। आगे भी था क्वेश्चन, ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 7 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग। बेटा वर्क एक्सपीरियंस भी है उसको, वर्क एक्सपीरियंस भी है, नीचे दिया हुआ है, और भी था नीचे, हमने इसको पढ़ा नहीं। तो उसको वर्क एक्सपीरियंस भी है 7 साल का, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन 62% मार्क्स, 62% मार्क्स में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। इसका मतलब ये है कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब ये है कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले 7 सालों से काम कर रहा है, 62% मार्क्स भी है उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में, जबकि हमें तो 60% मार्क्स ही चाहिए। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। सुरेश आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। हाँ जी।
वरुण। वरुण का जन्म 3 जुलाई 1976। 1976 का मतलब पता है क्या है? 24/10/34। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। एंड ही हैज बीन वर्किंग एज अ डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। बेटा डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर है पास्ट 3 इयर्स, यानी कि इसका जो दूसरा था ना वो वाला है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन 65% मार्क्स, ही हैज सीक्योर्ड 55% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो बेटा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्सपीरियंस उसको किस में है? डिप्टी में है। तो जब डिप्टी में एक्सपीरियंस है तो ये वाला कैंडिडेट कहाँ भेजा जाना था? डिप्टी वाला कैंडिडेट कहाँ भेजा जाना था? हाँ जी, उसको जो वर्क एक्सपीरियंस अगर डिप्टी में है तो ये जीएम मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट को तो तब भेजेंगे जब उसके पीजी में 65% मार्क्स होंगे, ग्रेजुएशन में नहीं होंगे 55। ग्रेजुएशन में 55 ना होके पीजी में उसको, तो वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें किसको भेजना है? यहाँ पर हमें जीएम को भेजना है। इफ द केस इज टू बी रेफर्ड जीएम, है ना? हाँ जी। चलिए, सुधा के साथ क्या होना है? सुधा, सुधा गोपालन। पहली जो कंडीशन है वो है एज कम से कम 30 साल, ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, और सिलेक्शन प्रोसेस में 45% मार्क्स उसके होने चाहिए कम से कम। सुधा गोपालन। तो बेटा यही है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कुछ भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग में क्या है? एक कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, बस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन को पढ़ के बताओ कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। डिसीजन मेकिंग में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? डिसीजन मेकिंग में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है डिसीजन मेकिंग में इसके अलावा। है जी। सुधा गोपालन ने चयन परीक्षा और स्नातक दोनों में 50% अंक प्राप्त किए। वह 70% अंकों के साथ मार्केटिंग में सुधा गोपालन ने सीक्रेट 50% मार्क्स इन बोथ सिलेक्शन प्रोसेस एंड ग्रेजुएशन। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन पांचवी कंडीशन सेटिस्फाई है। सी हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 ईयर इन मार्केटिंग डिवीजन। एक्सपीरियंस है ना? आफ्टर कंप्लीटिंग हर पीजी इन 70% मार्क्स, ये भी कंप्लीट है, और 70% मार्क्स है पीजी में, तो इसका जो सेकंड सब कंडीशन थी ना, सब कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, बॉर्न इन 1978, 22 और 10 32, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो ग्रेजुएशन में 55 नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन की जगह पीजी में 65 से ज्यादा है। तो ये जो केस है ये किसको रेफर कर दिया जाएगा? ये केस वाइस प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाएगा। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। तो भाई साहब, इसमें डिसीजन मेकिंग में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन होंगी, किसी कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन पढ़कर उस कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना है आपको, और कुछ नहीं करना। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। यही था डिसीजन मेकिंग, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में कुछ भी नहीं है। यही था आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। हाँ जी, बस खत्म। यही था डिसीजन मेकिंग, और कुछ है ही नहीं डिसीजन मेकिंग में। अब आप सोच रहे हो कि सर ये डेटा सफिशिएंसी क्या है? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डेटा सफिशिएंसी में भी कुछ नहीं है। डेटा सफिशिएंसी में भी कुछ नहीं है। जो आप सोच रहे हो ना डेटा सफिशिएंसी के बारे में, डेटा सफिशिएंसी में पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है डेटा सफिशिएंसी में जो आप सोच रहे हो। डेटा सफिशिएंसी में वही सारे टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डेटा सफिशिएंसी में वही सारे टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस आप लोगों को क्या है यहाँ पे, है ना? इसको मत देखो, हिंदी वाले क्वेश्चन को देखो, है ना? यहाँ पे बस ऑप्शंस का खेल है बेटा। किसका खेल है? ऑप्शंस का।
आपसे पूछा है उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, पहला कथन पर्याप्त है, दूसरा या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, टीवी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, टीवी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है टीवी और डब्ल्यू में। तो ये डेटा सफिशिएंसी है जो कि इनइक्वलिटी का चैप्टर है, जो कि इनइक्वलिटी का टॉपिक है। तो टीवी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, पहला कथन क्या है, टी डब्ल्यू से बड़ा है। अगर मैं आपसे कहूं टी डब्ल्यू से बड़ा है तो क्या आप बता सकते हो टीवी डब्ल्यू में कौन सबसे बड़ा है, नहीं बता सकते। तो अकेला पहला कथन तो पर्याप्त नहीं है। डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है, डब्ल्यू किसकी बड़ी बहन है, वी की बड़ी बहन है। तो डब्ल्यू वी से बड़ी है, क्या आप बता सकते हो टीवी डब्ल्यू में कौन बड़ा है, नहीं बता सकते। अब आप दोनों कथन को जोड़ दो, अगर हम दोनों को जोड़ दे तो हमें पता चलेगा कि टी सबसे बड़ा है, टी डब्ल्यू से बड़ा है डब्ल्यू बी से। कैसे पता चला, कथन एक व और कथन दोनों पर्याप्त हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमें दोनों कथन को जोड़ने की जरूरत पड़े, है ना, हमें दोनों कथन को जोड़ने की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, दोनों कथन। तो ये है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में वही सारे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, पी एन के और जे में से किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है, मतलब सबसे हाई सैलरी किसकी है ये बताओ। पी एन के और जे में से सबसे हाई सैलरी किसकी है। तो पहला कथन है जो पी है वो के और जे से अधिक कमाता है, पी की जो सैलरी है वो के और जे से अधिक है। लेकिन क्या आपको पता है कि एन की सैलरी क्या है, नहीं। तो यानी कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, पी की या एन की। अच्छा, एन के से ज्यादा कमाता है, एन जो है वो के से ज्यादा कमाता है, बहुत बढ़िया। लेकिन इंडिविजुअल सेकंड स्टेटमेंट से पता नहीं चलेगा। अगर मैं दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर दूं तो पी की ज्यादा के और जे से है, और एन जो पी जो है वो के और जे से है, और एन के से ज्यादा है। लेकिन पी और एन की तुलना कर सकते हैं, सर हम यहाँ पर पी और एन की तुलना कर ही नहीं सकते। एन बड़ा है के से और के छोटा है पी से, यहाँ पर पी और एन की तुलना हो ही नहीं सकती। यानी कि कथन एक और दो दोनों अपर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कथन एक और दो दोनों अपर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है। अगर पहला कथन है आई लव मैंगो को कोड कर रहा हूं मैं ई ला मैंगी से, तो आप बता सकते हो मैंगो की कोडिंग किससे होगी, ई से होगी या ला से होगी या मैंगी से होगी। सर नहीं बता सकते। आई लव ऑरेंज को मैं कोड कर रहा हूँ ई ला ऑरेंज से, आई की ऑरेंज, इसमें तो मैंगो ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दूं तो आई लव बेटा दो वर्ड कॉमन है, तो ईला ईला दो वर्ड कॉमन है, तो मैंगो की कोडिंग किससे होगी, मैंगी से होगी। इसका मतलब कथन एक और कथन दो दोनों पर्याप्त हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए, दोनों पर्याप्त हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि कथनों को अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है जो डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है डेटा सफिशिएंसी कोई अलग से चैप्टर नहीं है जो हमें पढ़ना है, हम जितने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं रीजनिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को हम एज ए डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछ लेते हैं। बेटा सन की कोडिंग हमें पता लगानी है, गन को हम कोड कर रहे हैं हंस से, तो हम क्या कर रहे हैं G+1 कर रहे हैं और बाकी के दोनों लेटर एज इट इज है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं T+1 कर रहे हैं और बाकी के दोनों लेटर एज इट इज हैं। तो इस हिसाब से हम सन की कोडिंग पता लगा लेंगे। तो पहले कथन से पता चला सन पूर्व में उदय होता है, बेटा पूर्व में उदय होता है, इससे क्या लेना देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि केवल कथन पहला पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, केवल कथन पहला पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, है ना। पंक्ति में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये बताओ पंक्ति में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। आर पंक्ति के बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, जो आर है वो पंक्ति में बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। ठीक है, वाई पंक्ति के दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, वाई पंक्ति के दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। आर और वाई आपस में जब अपना स्थान बदलते हैं तो स्थान बदलने के बाद आर का स्थान बाएं छोर से 20 हो जाता है। बेटा पोजीशन इंटरचेंज करते ही पोजीशन इंटरचेंज करते ही जो आर है वो बाएं से 20वें स्थान पर आ जाए, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। पंक्ति में कुल 43 विद्यार्थी हैं,
अच्छा, पंक्ति में लड़के और लड़कों की संख्या बता सकते हो? नहीं बता सकते भाई। लड़के कितने लड़कियां कितने हमें क्या पता। पंक्ति में कुल 43 विद्यार्थी हैं, सभी का मुख समान दिशा में है। लड़के कितने लड़कियां कितना नहीं पता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कथन एक और दो दोनों अपर्याप्त हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दोनों अपर्याप्त हैं। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिए गए। तो जब ऑप्शन ही नहीं दिए गए तो फिर मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा? ये है, ये दिए गए हैं ऑप्शंस। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमंग पी क्यू आर एस टी यू ईच हैविंग अ डिफरेंट वेट, हु इज द हैवीएस्ट? हमें बताना है सबसे हैवी कौन है। हु इज द हैवीएस्ट, सबसे हैवी कौन है? पहला कथन है पी इज लाइटर देन एस। पी किससे हल्का है? एस से। हु वर्ड किसके लिए? एस के लिए। एस इज लाइटर देन आर। एस किससे हल्का है? आर से। पी एस से हल्का है, एस आर से हल्का है। तो क्या हमें पता चलेगा पी क्यू आर एस टी यू में कौन सबसे हल्का है? सर यहाँ पे क्यू बच गया, आर बच गया, यू बच गया, नहीं पता चलेगा। आर इज लाइटर देन ओनली टी। आप इस कथन को ध्यान से पढ़ो। ये है आर जो है ना केवल और केवल टी से हल्का है। इसका मतलब बाकी सबसे भारी है। आर जो है बाकी सबसे भारी है। आर बाकी सबसे भारी है। सबसे भारी है आर। ठीक है। ये जो आर है केवल टी से हल्का है लेकिन बाकी सब लोगों से भारी है। लेकिन सबसे हैवीएस्ट कौन है पता चल गया? सच सबसे हैवीएस्ट टी है। आर इज लाइटर देन ओनली टी। आर केवल टी से हल्का है बाकी सबसे भारी है। इसका मतलब टी सबसे भारी है। एस इज हैवियर देन यू। एस किससे हैवी है? यू से। तो बेटा ओनली सेकंड इज सफिशिएंट। ओनली सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है जिसको हमें अलग से पढ़ना है। हमें बस ऑप्शंस को सिलेक्ट करना आना चाहिए, कब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसी के साथ आज की सेवा हम समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।